सो हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो ये पार्ट सेकंड है ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का, जो कि क्लास 9th का है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। लोकेशन देखा था, लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे काट रही है इंडिया को दो हिस्सों के अंदर। और इंदिरा पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्रेट निकोबार के अंदर जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। और फिर हमने कैसे देखी थी लोकेशन की, ग्रेट निकोबार की लोकेशन किधर है। तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर सबसे नीचे वाली जो लोकेशन है वो है ग्रेट निकोबार की, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ग्रेट निकोबार के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा साउथ वाली जो जगह पर है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो हमने देखा था कितना साइज है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी थी। तो अब चलो आगे पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन भी हमने पढ़ लिया था, और कश्मीर और कन्याकुमारी के बारे में देख लिया था कि यहाँ पे क्यों डे और नाइट के अंदर डिफरेंस इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता कन्याकुमारी में, पर कश्मीर में हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों दिखाई देता है। तो इस चीज़ को भी हमने जाना था कि इक्वेटर पर कैसे सनलाइट आती है और उस चीज़ की वजह से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जो इंडिया का लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन में है, यानी कि सेंट्रल लोकेशन का मतलब है कि देखो एशिया है पूरा, ये पूरा एशिया है। तो यहाँ पर ये वेस्ट एशिया और ये हमारा ईस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है हमारा प्यारा देश भारत। और ये इंडिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन जो एशियन कंटिनेंट, जैसे ये एशियन कंटिनेंट है, तो सबसे ज़्यादा जो साउथ एक्सटेंशन है ओशियन के अंदर, तो वो है इंडिया का। देख सकते हैं आप कैसे इंडिया का इतना बड़ा लैंड पार्ट निकल रहा है अलग से ही पूरे साउथ वाले रीजन के अंदर। अब यहाँ पर आप और कंट्रीज को देखो, तो किसी और कंट्री का इतना ऐसे निकल नहीं रहा ये इतना बड़ा एरिया लैंड मास वाला। तो चलो आगे देखते हैं। और इसमें क्या है साथ साथ में, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। तो फिर देखो जो इंडिया की जो ये लोकेशन है, यहाँ से काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें मिल जाती है। यहाँ से अगर हम जाना चाहें तो हम यूरोप में जा सकते हैं, यानी कि वेस्ट में जो एशिया के, तो फिर वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर हम जाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके भी जा सकते हैं। पर आजकल के टाइम पे क्या होता है कि इंडिया यहाँ से जाता है गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, फिर यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल के अंदर से होते हुए फिर यहाँ पे हम यूरोप में एंट्री मार लेते हैं, और यहाँ से हमें जो ये बे ऑफ बंगाल वाला जो इंडियन ओशन में पार्ट है, यहाँ से हमें ईस्ट एशिया के अंदर जाने का पूरा रूट मिल जाता है बहुत आसानी से। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के पास में। इतना मतलब पहली बात तो कि जो इसका जो कोस्ट लाइन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, जो कि साउथ वार्ड इसको एक एक्सटेंशन और मिल गया, तो काफ़ी बढ़िया सुविधा है हमारे पास में। तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, और खैर इंडिया उठा भी रहा है इस चीज़ का बहुत सारा फ़ायदा। डेक्कन पेनिनसुला ये इंडियन ओशन की तरफ निकला हुआ है। तो देखिए जो ये डेक्कन वाला ये जो पार्ट है ये इंडियन ओशन की तरफ में निकला हुआ है, ये बता रहा है ये। और दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया। अब इससे क्या होता है कि वेस्ट एशिया से हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट हो जाते हैं। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी कि हम यूरोप में जा सकते हैं इस जगह से ऐसे होते हुए, यहाँ पे अरेबियन सी से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए स्विस कैनाल से निकल जाएंगे हम यूरोप में। और वेस्ट एशिया में भी काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई है हमारी इस रूट के थ्रू। और अफ्रीका के अंदर भी हम जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने ईस्टर्न एशिया वाले पार्ट के अंदर भी यहाँ से एंट्री ले सकते हैं बे ऑफ बंगाल से। किसी और कंट्री के पास में इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितना इंडियन ओशन में इंडिया के पास में है। देखिए इंडियन ओशन, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर आपको कहीं, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। अब यहाँ पर आपको किसी और कंट्री का इतना साउथ वर्ड एक्सटेंशन नहीं मिलेगा जितना इंडिया का है। तो काफ़ी बढ़िया ये लोकेशन मिली है हमें। और जो इस इंडियन ओशन का नाम पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि देखो इंडिया की जो ये इतनी ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन ये शेयर करता है इंडियन ओशन से, तो इसी वजह से इंडिया के नाम पर ही इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है, इस ओशन का नाम। तो आगे चलते हैं हम और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख लीजिए ये रहा इंडियन ओशन, पूरा इंडियन ओशन। तो ये
सबसे ज़्यादा जो कंट्री कोस्ट लाइन एरिया शेयर कर रही है इंडियन ओशन में वो है इंडिया, तो इसी वजह से इसी पे ही इसका नाम पड़ गया है। आपको समझ आ रहा होगा इससे। क्या आप जानते हो कि 1869 के अंदर स्विस कैनाल बना था, जो कि 7000 किलोमीटर तक का रास्ता उसने हमारा कम कर दिया था। देखो पहले जब हम यूरोप जाते थे तो पहले हमें कैसे जाना पड़ता था, यहाँ से हम निकले और फिर हमें ये साउथ अफ्रीका के इस पार्ट में जाना पड़ता था, फिर उसके बाद में से यूरोप। पर जब से ये स्विस कैनाल बना है 1869 से, तो काफ़ी अच्छी सुविधा मिल गई है। उसके बाद से हमारा 7000 किलोमीटर तक का रास्ता कम हो गया है, यानी कि जो हमें इतना लंबा होते हुए जाना पड़ता था उसमें हमें एडिशनल 7000 किलोमीटर चलना पड़ता था। अब यहाँ से हम जाते हैं तो हम बिल्कुल सही रूट से निकल जाते हैं। इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड, तो देख लीजिए यहाँ पर जो इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड के साथ में जो रिलेशनशिप बनती रही थी वो लैंड रूट से ही बनती रही थी, क्योंकि पहले इतना अच्छा सुविधा नहीं थी शिप से जाने की। और जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे लैंड रूट से ही ज़्यादा इंडिया ट्रेड करता होगा। 1869 के बाद से ही तो ये स्विस कैनाल यहाँ से ओपन हुआ है, और उससे पहले नहीं तो ऐसे हमें पूरा कवर करते हुए जाना पड़ता था अफ्रीका को। देखो यहाँ से हम अफ्रीका को पूरा कवर करेंगे, फिर जब जाके यूरोप पे पहुंचेंगे। तो इससे पहले हमारा यानी कि लैंड रूट से ही ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी और कंट्रीज से, जिन भी कंट्रीज से हमें बात करनी होती थी, जो भी वेस्ट में पड़ती हैं एशिया के मोस्टली वो वाली कंट्रीज। तो बहुत सारे पासेस भी हैं हमारे माउंटेन्स में। नॉर्थ की साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे पासेस आपको दिखाई दे जाएंगे। अब ये पासेस वाले जो ये फंडा है हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे ज्योग्राफी के, तो उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। खैर वो भी मैं जल्दी डाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर नॉर्थ के अंदर जो माउंटेन्स है वहाँ पर बहुत सारी पासेस हैं, यानी कि माउंटेन्स के बीच में से होते हुए एक रास्ता जाता है, उसे हम पासेस कहते हैं। तो एंशियंट ट्रैवलर्स उन्हीं पासेस से यात्रा ऐसे होके जाते थे जो एंशियंट टाइम से बनी हुई हैं। कुछ पासेस नई भी बनी है। तो वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उस टाइम पर ओशन की तरफ से कोई इतना जाना प्रेफर नहीं करता था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से देख लीजिए एयर रूट्स, जो भी रेड रेड लाइन है ये ऐसे ऐसे हमारा एयर रूट्स है। देखो चेन्नई से हम यहाँ पे सीरिया की तरफ में जा सकते हैं, और दिल्ली से हम सीधे ईरान की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास में एयर रूट्स हैं। और सी रूट्स आप देख पा रहे होंगे, देखो एक ये रहा स्विस कैनाल वाला रास्ता, यहाँ से ऐसे होते हुए जा रहा है और सीधे हम पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ से बहुत है ना नैरो पासेज बन रहा है, तो उसके थ्रू होते हुए हम चले जाते हैं यहाँ पर यूरोप में। तो सी रूट्स आपने देख लिए होंगे। अब जो ये रूट्स हैं, इन रूट्स की वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। देखो कभी भी कमोडिटीज़ को शेयर करना हुआ, यानी कि कोई भी सामान को जो अच्छा खासा सामान है हमें शेयर करना होता है, तो हम इन रूट्स के थ्रू कर लेते हैं। जैसे पहले एंशिएंट टाइम से, जैसे कोई अगर इंडिया ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी या फिर कुछ भी चीज़ नई चीज़ बनाई, तो यूरोप वाले उसे ले पाते थे किस रूट के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू। और जो आइडियाज़ है, इंडिया के पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते थे, तो वैसे टाइप की चीज़ें भी हम लैंड रूट्स के थ्रू करा करते थे। और फिर बाद में रूट जैसे संभलते गए, उसके बाद में फिर इंडिया और यूरोप ने अपने आइडियाज सी रूट के थ्रू भी शेयर करना शुरू कर दिए। अब जैसे आइडियाज के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है, देखो उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र वाली कहानियाँ काफ़ी अच्छी कहानियाँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। इंडियन न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 ये वाली चीज़ें, और डेसिमल सिस्टम। तो ये पूरे जो आइडिया था इंडिया का, ये दूसरी कंट्री तक जा पाया इन लैंड रूट और सी रूट्स के थ्रू। अब द स्पाइसेस, मुस्लिन और भी अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे स्पाइसेस और मुस्लिन भी वहाँ तक यूरोप तक पहुँच पाया। तो स्पाइसेस के बारे में तो सबको पता ही होगा, इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा स्पाइस प्रोड्यूस होता था, है ना, स्पाइसेस प्रोड्यूस होते थे। और मुस्लिम के बारे में पता होगा, एक तरीके कपड़ा होता है। अब आप ये चीज़ आपके लिए क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके जरूर बताना कि मुस्लिम किस नाम से लिया गया है और कहाँ से इसका नाम पड़ा है, इस क्लॉथ का मुस्लिन। क्योंकि ये आपने क्लास 8th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक के अंदर जरूर पढ़ा था, तो आप जरा इसको याद करना, थोड़ा अपनी 8th क्लास की हिस्ट्री को देखना कि कहाँ पे था, और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
ऑन द अदर हैंड जो इन्फ्लुएंस रहा है ग्रीक स्कल्पचर का, जैसे कि कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल्स हो गई, जैसे डोम होता है और जो मिनारेट्स हैं, है ना, मीनार्स हैं, तो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, ये हमने ग्रीक स्कल्पचर से लिए हैं। तो यानी कि उनके भी जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं वो हमने कॉपी करे, हम इंडिया के अंदर लाए, उनको हमने इस्तेमाल करा, और ये वाली स्टाइल्स आपको कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पे दिखाई दे जाएंगे इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं इंडिया के नेबर्स। तो उससे पहले इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलकर रखी है इसे साउथ एशिया के अंदर। पहली बात तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है इंडिया के पास में वो यही है कि उसको इतना बड़ा कोस्ट लाइन एरिया मिल गया है इंडिया को साउथ एशिया के अंदर। और जो दूसरी चीज़ वो ये है कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, 28 स्टेट्स हैं और 8 इसके यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लैंड बाउंड्री किन किन के साथ में शेयर कर रहा है इंडिया, और कोस्ट लाइन कहाँ कहाँ पे बिछी हुई है, मतलब कोस्ट लाइन वाला एरिया कौन सा है। अब इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद, अब लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ में शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में नॉर्थ वेस्ट के अंदर। अब देखो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया, ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया देख लीजिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, इन दोनों के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। और म्यांमार और बांग्लादेश को ईस्ट साइड से शेयर करता है अपनी बाउंड्री। देख पा रहे होंगे आप बांग्लादेश, यहाँ पर ईस्ट साइड के अंदर बांग्लादेश, यहाँ पे भी इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और म्यांमार आप जो ये जो कंट्री देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इंडिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, लैंड बाउंड्री को। और जो हमारा सदर्न नेबर है वो सी को पार करके मिलता है हमें, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। तो देख लीजिए लक्षद्वीप के ठीक नीचे है मालदीव्स, और यहाँ पे श्रीलंका बिल्कुल पास में सटा हुआ है श्रीलंका। तो खैर, तो ये हमारे समुद्र वाले आस पड़ोसी हैं। अब श्रीलंका इंडिया से एक छोटी सी चैनल के थ्रू, सी चैनल के थ्रू सेपरेट होकर रखा है। जो श्रीलंका है वो सेपरेट होकर रखा है बहुत ही नैरो चैनल से सी के, जो कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार का है ना। तो यहाँ पे पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार भी आपको दिखाई दे जाएगा, श्रीलंका और ये यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में। तो यहाँ पे ऐसे सेपरेशन होकर रखा है। अब जो मालदीव्स है वो साउथ साइड में है, लक्षद्वीप ये रहा, उसके साउथ साइड में हमको मालदीव्स देखने को मिल जाएगा। अब इंडिया अपनी बाउंड्रीज देखो इतने सारे कंट्रीज के साथ में शेयर कर रहा है, हमने देख लिया कौन कौन से कंट्री थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और म्यांमार, भूटान, नेपाल और चाइना और बांग्लादेश, ये सारे के सारे कहाँ पे थे, ये सारे के सारे हमारे ईस्ट साइड के अंदर थे। देखो चाइना, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश सब के सब हमारे ईस्ट साइड के अंदर थे। श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में आपने ढंग से जान नहीं लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो मैंने बताया था आपको कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। देखो एक ये रही यूनियन टेरिटरी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, जो भी रेड से मार्क्ड है यहाँ पे, रेड लाइन और रेड टैब्ड है यहाँ पर, तो वो सारी की सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की। तो आगे बढ़ते हैं, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज और सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, चलो पहले का आंसर मैं दे देता हूं। एरिया वाइज जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है हमारा गोवा। अब आप बताना कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है। द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑन द कोस्ट। तो फिर जो स्टेट जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर नहीं करते, या फिर वो जो कोस्ट पे मतलब कोस्ट वाले एरिया को शेयर नहीं करते, कोस्ट लाइन और लैंड बॉर्डर को शेयर नहीं करते, तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहला तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ भी हो गया, झारखंड हो गया, और हो तो आप बताना, कोई हो तो, वैसे रह गया है अभी भी। तो अब आप ये वाला भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि होमवर्क मेरे को टाइम टू टाइम आपको देते रहना। आप ऐसे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताते रहेंगे आंसर्स, तो हमारी काफ़ी अच्छी स्टडी होती रहेगी इस चैनल पर। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ रह गए हैं या फिर एक रह गया है तो उसका नाम आप बता दें। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स। अब
उन स्टेट्स को 4 ग्रुप में तुम्हें बांटना है, जो पाकिस्तान से अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, बाउंड्री को शेयर करता है, और चाइना से शेयर करते हैं, और जो म्यांमार से, और जो बांग्लादेश से। तो पहले पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान के साथ में हम कहाँ कहाँ से शेयर कर लेते हैं। स्टेट्स का नाम बताना है, ये वापस मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट्स यहाँ पे लिखा है स्टेट्स, तो देखो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा चाइना। तो चाइना से कौन कौन से शेयर कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे हमारी चाइना से लैंड बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। और म्यांमार और बांग्लादेश का आप बताना। देखो यहाँ पर ये रहा म्यांमार, तो अब आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिख के बताना, और सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दे देगा, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और म्यांमार का भी बताना है आपको, बांग्लादेश के बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो ये रहा बांग्लादेश। अब इनसे जो भी स्टेट सटे हुए हैं उन सबका आपको नाम बता देना है। अब देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैंने जूम करके दिखा दिया। अब आप यहाँ से बता भी सकते हैं, आसान नहीं होगी आपके लिए। अब आपको पता था 1947 से पहले स्टेट्स 2 तरीके से बटे हुए होते थे। एक होती थी प्रोविंसेस और एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंसेस होती थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स डायरेक्टली रूल करते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनमें उनके राजा रूल करा करते थे, पर वो सारा का सारा जो रूल करा करते थे वो ब्रिटिश के अंडर रह के किया करते थे। आपको समझ आ गया होगा। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजा तो वहां पे होते थे, पर वो ब्रिटिश के अंडर में रह के सारे काम करते थे। और प्रोविंसेस कौन सी होती थी? जो डायरेक्टली जैसे ब्रिटिश रूल कर रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी जो प्रिंसली स्टेट्स की है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप है ये इंडिया का 1947 से पहले। तो ये जो पिंक है ये कौन से हैं? प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे राजा हुआ करते थे। और देखिए हैदराबाद के अंदर भी है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब ब्रिटिश इंडिया जो भी येलो है, यहाँ पे इन प्रोविंसेस को डायरेक्टली रूल करा करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है काफ़ी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रखती है अपने नेबर्स के साथ में। और एशिया के मैप के अंदर आप जरा देखना है इंडिया की पोजीशन, और बताना कि इंडिया एशिया से काफ़ी डिफरेंट कैसे है, यानी कि एशिया के अंदर काफ़ी डिफरेंट कंट्री कैसे है। तो ये काम आपका है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। बताओ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती? देखो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कहानी। तो देखिए हमारे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी ओडिशा, और सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा। तो देखिए इसका आंसर है ओडिशा। अब मैं बताता हूं कैसे है इसका आंसर ओडिशा। देखिए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जहां पे मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूं। यहाँ पे देखिए कहां से जा रही है? गुजरात, राजस्थान एक ऑप्शन था, यानी कि वो ऑप्शन तो कट हो गया हमारा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पे ओडिशा सबसे अलग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जा रही है, ओडिशा काफी नीचे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओडिशा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।